2014 के बाद मुल्क का नक्शा ही बदल दिया गया जी। तो ये ओपनली करना शुरू किए, कश्मीर पॉलिसी बदली, इनको हर चीज़ में मुसलमानों को एक नीचा दिखाने की जो पॉलिसी है वो करते आए, तो उससे पोलराइज हो गई और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनमें एक खौफ का माहौल बना दिया कि टेररिस्ट हैं ये लोग इस्लाम हिंदू के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह के जो भी बेबुनियाद स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ को फैलाते गए और वो सच की हद तक ले गए और पोलराइज हो गए। मुल्क में इस वक्त जो हालात है उससे हर फिक्रमंद शख्स जो है तशवीश में मुब्तला है और ये हालात दिन ब दिन संगीन और बदतर होते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में हर मैदान में ज़वाल आया है, चाहे वो सियासी मैदान हो, इक़्तिसादी मैदान हो या तालीमी मैदान हो या समाजी मैदान हो। उसी तरह जो इदारे थे जो 70 सालों में खड़े किए गए थे, जुडिशरी हो या मुक़न्नना हो या और भी इदारे हो, तो वो शिकस्त और रिख्त का शिकार हैं और ऐसा मालूम होता है कि वो हुक्मरान वक्त के लिए बनाए गए हैं। उनका वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का उनका तर्ज़ अमल है, उससे यही महसूस हो रहा है कि वो हुक्मरान वक्त के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए तश्कील दिए गए हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक जहां दीदा शख्सियत जो मुल्क के अहम ओहदों पर फायद रही है। मेरी मुराद के रहमान खान साहब से है जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, अलावा अजी वो अक़लियती उमूर के काबीनी वज़ीर भी रहे हैं। उनका एक तवील तजुर्बा है। उससे कबल वो कर्नाटक में जो उनकी आबाई रियासत है वहाँ पर भी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन रहे हैं, MLC रहे हैं और वहाँ के जो माइनॉरिटी कमीशन रहा है, रियासती माइनॉरिटी कमीशन रहा है, उसके भी वो चेयरमैन रहे हैं। और उन्हीं के ज़माने में एक सर्वे किया गया था, वही सर्वे जो है रिज़र्वेशन की बुनियाद बना और कर्नाटक में मुसलमानों को 4% रिज़र्वेशन तालीम और मुलाज़मतों में, सरकारी मुलाज़मतों में मिला। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस सूरत हाल पर जो है उनका क्या एहसास है, वो किस तरह से सोच रहे हैं, इससे किस तरह से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही इस सूरत हाल से मुतासर नहीं है, मुल्क के दीगर तबक़ात भी इससे मुतासर है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है उसको आवाज़ देने के लिए कोई जमात, कोई तंजीम वादे तौर पर सामने नहीं आ रही। जनाब रहमान खान साहब, आपका इस सालार के प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपका एक तवील तजुर्बा है सियासी मैदान में, समाजी मैदान में, तालीमी मैदान में, मुख्तलिफ़ मैदानों में आपका तजुर्बा है। इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत ही संगीन सूरत हाल बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, कुछ तो ये कहते हैं कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा बदतरीन हालात है। तो इसको किस तरह से आप आए? बहुत शुक्रिया बारी मसूद साहब। देखिए 2014 के बाद मुल्क का नक्शा ही बदल दिया गया। जब से बीजेपी 214 में इक़्तिदार में आई, उसके पहले भी बीजेपी इक़्तिदार में थी वाजपेयी साहब के ज़माने में, मगर उस ज़माने में वो जब बीजेपी उस वक्त पर इक़्तिदार में आई थी तो लोग इतने परेशान नहीं हुए सत्ता बदलने से, क्योंकि एक वो जो वाजपेयी साहब थे हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर, वो एक सुलझे हुए शख्स थे, डेमोक्रेसी में उनका यकीन था और एक ह्यूमनिस्ट थे वो। इससे उनके ज़माने में जो उनके 4 साल 4.5 साल उनके इक़्तिदार में थे, लोग अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि सरकार बदल गई है, बीजेपी सरकार आ गई है, यहाँ पूरे हिंदुत्व के पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगे। वो शक उस वक्त पर नहीं, जो शक था मगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जब 2014 में
बीजेपी इख्तियार में आई तो इसका पस मंज़र और अलग था। यानी कि 2002 के गुजरात के दंगे हुए थे, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त पर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दौरे हुकूमत इख्तियार एक आमिराना था और वो पोलराइजेशन की को एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर और वो कामयाब हुए। क्योंकि ये मुल्क देखिए, यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब के लोग रहते हैं, 13 मज़ाहिब और ज़बान अलग अलग है, सब है, मगर फिर भी हमारा ये ऐसी हमारी तहज़ीब थी कि मिलजुल कर दंगे होते थे, फसादात होते थे, जैसा कि कहीं झगड़े होते हैं, इस तरह से झगड़े होते थे, बुरे दंगे भी हुए हैं, मगर वो आइसोलेटेड होते थे जी। उसका असर सिविल सोसाइटी पे नहीं पड़ता। जी। सिविल सोसाइटी, वहाँ दंगे होते, कुछ मुश्किलात आते, फिर वहाँ ख़त्म हो जाते, और कहीं दंगे होते, मुश्किलात, एक दंगे का सिलसिला पहले से भी आगे होता था। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कह सकते हैं आप, ये कैफियत नहीं रहती थी, वो कैफियत नहीं। मगर 2002 के बाद 2014 तक मोदी जी ने जिस तरह से रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो बीजेपी को एक इंडिकेशन मिल गया कि हम आइंदा इख्तिदार हासिल करना है तो यही एक रास्ता है। मोदी जी आइकॉन बन गए थे हिंदू फंडामेंटलिस्ट के 2002 के बाद। तो पूरी बीजेपी और आरएसएस ने हालांकि पूरी मेहनत बीजेपी को इख्तिदार तक लाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिया, और सही इख्तिदार मिलना चाहिए था अगर आ रहा है तो वो आडवाणी जी को। मगर उस ये 2002 और 2014 के दरमियान जो मोदी जी का ख़त बढ़ा बीजेपी में और हिंदुत्व को इम्प्लीमेंट करने में, कि पूरी आरएसएस लॉबी ये तय कर दी कि अगर हम इख्तिदार में आना है फिर तो मोदी जी का फार्मूला ही अडाप्ट करना है, तो पोलराइज करना पड़ेगा हमको सोसाइटी को, और ये पोलराइज की पॉलिटिक्स को हमको खेलना पड़ेगा, आपस में नफ़रत को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से मोदी जी ने 2014 में इख्तिदार में आए और वो एक्सपेरिमेंट वो करते गए, जैसा कि अपने पॉलिसियों में ये पूरे वो खुद ही ये थे, और उसके बाद खामोश हो जाते थे वो। नहीं, तकरीरों में, इंतखाबी तकरीरों में वो कब्रिस्तान शमशान का वही निकालते हैं, कपड़े से पहचानो कहते हैं। तो एक मुल्क का वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी इस तरीके से कभी भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म होने के बाद ये सोचा ही नहीं, तबके को ये यकीन नहीं दिलाया कि मैं आप तमाम का भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी ये आईनी जिम्मेदारी है मैं सबके हुकूक़ को प्रोटेक्ट करूँ। हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा हम ये नहीं कहते कि टोटल कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेशन से पाक है जी, तो मगर ये कि अब जैसा कि वाजपेयी के हम एग्जाम्पल देते हैं जी, उन्होंने कहीं भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहेंगे वो पोलराइज करने की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हो सकता है निचली सतह पर किया होंगे, वो नहीं किया होंगे जी। तो ये ओपनली करना शुरू किए, कश्मीर पॉलिसी बदली, इनको हर चीज़ में मुसलमानों को एक नीचा दिखाने की जो पॉलिसी है वो करते आए, तो उससे पोलराइज हो गई। और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनमें एक खौफ का माहौल बना दिया कि टेररिस्ट हैं ये, और ये लोग इस्लाम हिंदू के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह के जो भी बेबुनियाद स्टोरीज़ हैं वो स्टोरीज़ को
पहलाते गए और वो सच की हद तक ले गए और पोलराइज हो गए। ये इनका जो बयानिया है, नैरेटिव जो सेट कर रहा हुआ है कि माजी में मंदिरों को तोड़ा गया। दूसरा एक बयानिया होता फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन। वो हमारे जो चेयरमैन बनाए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को, वो भी ये बयान कर रहे थे। उनसे कहा गया है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये कह दिया, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कह दिया कि ये किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट का फैसला है। दूसरा फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन के, यानी ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है, उनके चर्चों को निशाना बनाया जाता है, उसका आज तक कोई एक भी कन्विक्शन नहीं है, ना कोई जो है आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ है। तो ये इस तरह के बयानियों को तोड़ करने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ईसाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो तारीख़ी एड्रेस जो 1930 में जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो तकरीर की, उसका हवाला देना चाहता हूँ। अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर एड्रेस करते हैं और ब्रिटिशर से कहते हैं कि आपको एक ना एक दिन मुल्क को छोड़ना ही है और आप परमानेंट तो मुल्क में नहीं रहे, छोड़ना ही है, वक्त की बात है। तो उन्होंने वहाँ कहते हैं कि अगर तुम छोड़ेंगे तो किसको सौंपेंगे इंडिया? 400 राजा महाराजा हैं, उनको सौंपेंगे? और किसको चाहिए? ब्रिटिश इंडिया किसको सौंपेंगे? बात हो रही थी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की। जी जी, 6-7 जो सूबे थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहते हैं कि ऑब्वियसली ये मेजॉरिटी को, जो भी मेजॉरिटी है वो चलाएगा हिंदुस्तान जी। और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कौन मेजॉरिटी है? हिंदू मेजॉरिटी है। तो कहते हैं कि ऑब्वियसली हिंदू विल रूल दिस कंट्री। जी, ये मानी हुई बात है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो अलग बात थी कि कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोटेक्शन आ जाता था मेजॉरिटी। अब जबकि पार्टीशन 47 में बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन 47 के बाद लागू में आया। जी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बना है 1947 के बाद के हालात को देखकर बना है। तो अब हालात ये, जब अम्बेडकर ने उस वक्त पर यह बात कही थी जो हम उसको भूल गए थे, कि उन्होंने कहा जब हिंदू मेजॉरिटेरियन रूल होगा, यानी मेजॉरिटियन रूल होगा, और मेजॉरिटियन रूल होगा तो हिंदू रूल करेंगे। इसमें हम गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। चाहे कांग्रेस रूल करे, चाहे कोई भी रूल करे, हिंदू मेजॉरिटी, उसमें भी कांग्रेस में हिंदू मेजॉरिटी रूल करेगी, आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई हिंदू मेजॉरिटी नहीं थे। तो उसने और एक सवाल उठाया अम्बेडकर जी ने कि उस वक्त पर क्या होगा? तो हिंदू मेजॉरिटेरियन जो है वो उसमें से कौन रूल करेगा? हिंदू। तो उन्हें कहा कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू रूल करेगा। ये लफ्ज़ एम्फेसिस से उन्हें कहा है कि ऑर्थोडॉक्स। जब ऑर्थोडॉक्स हिंदू इस मुल्क को रूल करेगा तो क्या करेगा? वो बोले कि पहले वो अपने रिलीजियस कन्विक्शन को हुकूमत में लाने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो क़ानून की धज्जियाँ उड़ाएगा। वो जो क़ानूनी इदारे बनाए गए हैं लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनमें मुदाखलत करके उनमें इंटरफियर होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी क़ानूनी इदारों की। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उनका होगा, जुडिशरी पे कंट्रोल होगा। जो आज नक्शा हम देख रहे हैं, बिल्कुल जो प्रोफेसाइज किया था लगभग 100 साल पहले अम्बेडकर ने इसका नक्शा रख दिया था। सही। अगर आप पढ़ें तो आपको हर चीज़ वाज़ेह हो गई कि अम्बेडकर ने ये कहा था। और उसके बाद
उन्होंने उससे कहा था कि आपको सेफ गार्ड देना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स को कहते हैं आपको सेफ गार्ड देना पड़ेगा। उनके सर्टेन नुमाइंदे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में रहना पड़ेगा, और कुछ उनके जो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नेंस में उनका हिस्सा, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो डिप्रेस क्लास हैं, उनमें गवर्नेंस में उनका हिस्सा होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए कि जो सेफगार्ड्स का चैप्टर होता है वो कोई भी हुकूमत कल आके कितने भी मेजॉरिटी 100% मेजॉरिटी हो तो उसे तब्दीली नहीं लाना चाहिए। ये अम्बेडकर का आया था। उसके बाद आज़ादी की जंग लड़ी, उस तक पाकिस्तान का तस्वुर भी नहीं था जी। जब अम्बेडकर ने तब पाकिस्तान का तस्वुर भी नहीं है। पाकिस्तान का तस्वुर हुआ 1940 में जी, और वो भी उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो 40 के बाद जब पाकिस्तान बना तो मुसलमान कमज़ोर हो गया। पार्टीशन का डिमांड जब आया जी जी जी, तो सिख है जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत में हैं वहाँ उनका ये कहना था, मगर सारे मुल्क, एक हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, अक़लियतें सारे जगह ही होते। तो पार्टीशन के बाद एक हिंदुस्तान का एक जियोपॉलिटिकल हिस्सा ही बदल गया जी। बदलने के बाद ये जो दो कौमी नज़रिए आ गए, हिंदू मुसलमान आ गया, तो वहाँ से ये हमारी ये सोच और आपस में वो पहले भी हिंदू मुसलमान का था, बहुत से पार्टीशन के पहले जो फसादात हुए हैं, मगर ये जो दो तफरक़े लाले, हिंदू ये हिंदू देश है, मुस्लिम देश है, वहाँ से जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए और उनके पास कोई चारा नहीं था कि हर चीज़ और ये और 3-4 करोड़ जो उस वक्त पर यहाँ बस गए थे, तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम यहीं रहेंगे। अब उनको यहीं रहने का फ़ैसला लिया तो कुछ तब्दीलियाँ लाना पड़ता था, क्योंकि हमारी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं थी कि पहले जो मजबूत होती थी। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अल्लाह का करम है कि एक लगातार एक सेक्युलर गवर्नमेंट 2014 तक आती रही। 2014 के या 2096 भी बोले तब तक एक सेक्युलर, हालांकि वो सेक्युलर हम सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस सेक्युलर नहीं थी, ये थी, मगर आज हम कंपेयर करेंगे तो ये इनके साथ तो कांग्रेस ने एक मजबूत और एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक मजबूत दी और एक सेक्युलरिज्म को बरकरार रखा। वहाँ कहीं भी आप मानेंगे या ना माने अलग बात है, मगर सेक्युलरिज्म को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट है या पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, अब उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हमने जो हमारे मुल्क में जो मुस्तार लिया गया इंतखाबी तरीक़ेकार, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है कि भाई 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उनमें से वो मुंतखब हो जाएगा। तो उसके नतीजे में आप ये मौजूदा गवर्नमेंट ही ले लीजिए, बहुत मकबूल लीडर है, बहुत मकबूल लीडर है कह रहे, उन्होंने सिर्फ 36% वोट हासिल किया और 55% सीटें जो था हथियाली ग्रैब कर लिया लोकसभा की जो है। तो अब इसके लिए एक ही तरीका काउंटर जो है कि भाई मालूम है कि हमको 30% लोगों को वो करना है, सफ़बंदी करना है, हमको 30% लोगों के 70% को तकसीम करना है, इसी की वजह से तो हो रहा है। तो अगर हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या यहाँ के दानिश्वर, आप जैसे दानिश्वर लोग हैं, सियासतदान लोग हैं, ये मुतालबा करना शुरू करें कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जैसा कि वेस्ट में होता है, वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी का जो नक्शा है उसी वजह से है कि 51 की सीलिंग लगाई जाती है कि जो टोटल वोट पोल्ड है कि वो कैंडिडेट ने 51% वोट लेना चाहिए, कम से कम मिनिमम लेना चाहिए, नहीं तो फिर रन ऑफ हो जाता है। या फिर प्रोपोर्शनेट सिस्टम की बात की जाए कि भाई जो भी पार्टी खड़े रहेगी, क्योंकि ये तो डाइवर्स कंट्री है, सोशली डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर वो जो सिस्टम है इंतखाब का वो सही नहीं है, उसके लिए सूट नहीं करता है, उसी वजह से ये हो रहा है सब कुछ। तो क्या ये आप समझते हैं मौजू है ये? देखिए मैं फिर आपका ये अटेंशन उस तरफ ले जाना चाहता हूँ
कि ये जब अंबेडकर ने काम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तब उस वक्त बाद 1935 एक्ट में, ये 1930 में कहा था जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जी जी। जो अब मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन उसी का चरवा है। कापी है। तो उस वक्त पर ये एक्सेप्ट कर लिया गया जी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाना चाहिए, या शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्शन बनाना चाहिए, और क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, काउंसिल में हो या स्टेट असेंबली में हो, उसको यकीन बनाया जाए। जी। तो इस तरह से मुल्क में 1935 के बाद 1937 में जब भी ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस हुए तो ये कानून सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत हुआ। और सेपरेट इलेक्ट्रेट, हालांकि ये एक दो राय हैं उसमें, सेलेक्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए, सबको एक ही वोट एक ही हक होना चाहिए, और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो ये जो सेपरेट इलेक्ट्रेट ही एक चीज़ होती थी जो आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ को उसका जायज़ मकाम वहाँ मिले। जी जी। मगर ये हुआ कि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 46 में बनना शुरू हुआ तो उसमें भी सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रोविज़न रखा गया था। जी। जब पार्टीशन हो गया जी 47 में, तो 49 में ये जो ड्राफ्ट था जी वो अप्रूव हुआ था पहले, जी। उसको अमेंडमेंट ला गया फाइल जी जी। कि सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं रहना चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में वोटिंग का हक भी हर एक को वही होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट के ज़रिए से 1949 में सेपरेट इलेक्ट्रेट जी। निकाला गया, और ये एक तरफ से इसको अच्छा कदम लोग कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कदम से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन की जो होना चाहिए था, वो गारंटी जो थी वो चला गया। अब इसमें अंबेडकर ने और गांधी जी के माहदे में हमारे जो शेड्यूल कास्ट है ना, पूना पैक्ट कर लिया, और उनको रिजर्वेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिल गया, पार्लियामेंट में मिल गया, लेजिस्लेचर में मिल गया, गवर्नमेंट के मिल गया। मगर मुसलमानों का जो पॉलिटिकल कास्ट्रेशन है, सियासी तौर पर जो माऊफ कर दिया गया मुसलमानों को, वो बेगम एजाज रसूल थी और तजम्मुल हुसैन साहब थे। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है कहा जाता है कि सरदार पटेल के दबाव में आकर जो है वो कर दिया। और हमारे अब जब इसका मामला हो रहा था, पार्टीशन का मामला आ रहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उसमें मौजूद थे कांग्रेस की महफिल में, वो सिर्फ सिगरेट पीते रहे। तो ये मुसलमान जो लीडरान थे उस वक्त के, उनके जो किरदार के बारे में जो तारीख़ में, ये तो अमेरिकन हिस्टोरियन ने लिखा है मौलाना आज़ाद के बारे में, वो सिगरेट धुनकते रहे, कुछ नहीं कहा, और बाद में कहते रहते कि पार्टीशन हो गया। और ये जो मुस्लिम लीग के थे ये कांग्रेस में आ गए थे, तजम्मुल हुसैन और बेगम एजाज रसूल, इन लोगों ने वापस लिया बाकायदा ये रिजर्वेशन वगैरह की जो बात है। तो इसको किस तरह से देखेंगे आप? आज ये जो तारीख वाले जो भी करें कहे, मैं देखिए मौलाना आज़ाद की जब हम बात करते हैं तो वो बिगिनिंग से पार्टीशन के खिलाफ थे जी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक भी पार्टीशन को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं बीच में मुदाखलत कर रहा हूँ। लेकिन जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, ये ऑन रिकॉर्ड है बाकायदा, वो सिगरेट पीते रहे सिर्फ। ये हम जिस तरह से नज़रिए से देखते हैं, उन्होंने तो अपोज कर दिया था जी। उनके पास क्या वो जो पार्टीशन के फेवर में नहीं थे, वो अपना मौक़िफ़ पूरा कर दिया था, और वो कांग्रेस से कहा था कि तुम हरगिज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जी। तो आप देखिए वो इंडिया मीन्स फ्रीडम में जो 30 साल जो बाद में छपे उसमें ये क्लियर हुआ कि वो उसमें ये बताया गया है कि चंद लीडरों को आज़ादी की जल्दी थी जी। अभी देरी भी हो सकती थी आज़ादी की। अब सवाल यहाँ उठता है कि बहुत से अलग अलग लिखने वाले अलग रहते हैं जी। तो पार्टीशन को
पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया जाता है, और नेहरू को, हर आदमी के ऊपर लिखने वाले हिस्टोरियन अपने हिसाब से लिखते हैं। तो अगर माने कौन पार्टीशन को, अगर उस वक्त पर के कांग्रेस के जो कदावर नेता थे, गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, या नेहरू हो, और दूसरे जो भी लोग हैं, अगर वो नहीं मानते तो क्या हो जाता था जी, और 1 साल नेगोशिएशन चलते। जी जी, हम किसी हालत से पार्टीशन नहीं मानते। जी जी, तो वहाँ अलग अलग बयानात हैं। सरदार पटेल ने कहा कि किसी भी तरह से इनको दे के ख़त्म करो, ये भी एक जी हिस्टोरियन हिस्ट्री में ये भी आता है कि सरदार पटेल बोले इनके साथ हम हुकूमत नहीं कर सकते, जी, आप इनको जो भी है वो उनकी मांग पूरी करके ख़त्म करो, इनको ये कर दो। वो एक वर्शन है। जी, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तान बनाया गया। अब ये एक वर्शन है। तो उसी तरह से अम्बेडकर पटेल साहब का एक वो मौक़िफ़ तो सब जानते थे, जी जी, पर नेहरू जी और गांधी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया? तो मौलाना आज़ाद वो बताते हैं, उसमें लिखते हैं कि वो नेहरू से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और उसके बाद भी नेहरू कहते हैं कि हम मजबूर हैं। जी, तो उनको यकीन था कि गांधी जी नहीं मानेंगे पार्टीशन को। फिर गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं क्या, और आखिरी में ये कहा जाता है कि क्या बाबू आप भी एक्सेप्ट कर लिए इसको? तो अभी 3 लीडर पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लें तो इनके पास क्या बचा? सही। और उनकी पेशन गोइयाँ भी जो थी, जो थी वो सही साबित हुई। जैसा कि पाकिस्तान के बारे में उनकी पेशन, वो बोल रहे कि पाकिस्तान कभी स्टेट बन ही नहीं सकता। वो रीज़नेबली ये करते हैं कि एक तरफ मगरिब और मशरिक़ बीच में और ज़बान मज़हब एक ही यूनिफाइंग फोर्स नहीं होता। नहीं होता, ये तो है। वरना तो अब उनकी थियरी को कोई एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहना कि मौलाना आज़ाद सिगरेट पी के बैठ गए, एक अहम पर्सनालिटी को हमको दे। अब उनकी इसी तरह से कंपेयर कीजिए कि उनकी तकरीर 1947 में जामे मस्जिद के सीढ़ियों से जो तकरीर करते हैं, क्या वो सिगरेट पीने के ये लोग अलग अलग कहते हैं हिस्टोरियन। जी जी जी। अब ये जो है पॉलिटिकल जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है, ये बिकॉज ऑफ जो है इंतखाबी तरीक़ेकार की वजह से हुआ है। इसमें कोई पार्टी का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट ख़रीदा जा सकता है, लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी जा सकती है। तो मुसलमानों का एक जो हुक्मरान जमात है, उसकी दोनों भी ऐवान में, पार्लियामेंट के दोनों में एक भी मेंबर नहीं है, ना असेंबली में एक भी मेंबर है, मुंतखब मेंबर है, कोई मेंबर नहीं है। अब मुमकिन है वो जो एक नुमाइशी जो एक वज़ीर थे मुसलमान नाम के, उनकी भी जो है तो कहा जा रहा है कि वो 2-4 दिन में जो है तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन से बाहर निकालने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके पास किसी के पास इजी सोल्यूशन नहीं। ये हमारी सिर्फ ख्यालात हैं कि ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसे क्या करना है, फ़िक्र है, नहीं। देखिए, आपका हर आदमी, चाहे एक शख्स हो या एक समाज हो, अपना मकाम बनाना चाहिए, आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहिए। जब आप अक़लियत में होते हैं जी, तो आपके पास समाज को देने के लिए नंबर ही नहीं, आपको कुछ और ज़्यादा करना, आपको मुस्तहकम होना चाहिए। अब ये आप कहाँ, आप पॉलिटिकल में फ़र्ज़ कीजिए आपको 10 सीटें या 15 सीटें मिल भी गए पार्लियामेंट में, ये मेजॉरिटी रज्यू में कुछ कर सकते हैं आप? आप अगर फ़र्ज़ के मैं कांग्रेस में था, मैं पार्लियामेंट में बात करूं तो मैं ऐसी ही बात करना पड़ रहा है तो मेरी पार्टी लाइन टो करती है जी। अगर मैं वो लाइन नहीं लिया तो मैं पार्टी से अलग होके करना, पार्टी से अलग होंगे तो मुझे वो मकाम भी नहीं मिलेगा जी। थोड़ा भी डिसेंट करेंगे तो ये डेमोक्रेसी है आज की जी। इसको हम रियलाइज़ करना चाहिए, आवाम भी रियलाइज़ करना चाहिए, हर आदमी इसको रियलाइज़ चाहिए। आज दूसरा और क्या आपके पास नंबर बढ़ाने का कोई है? आप बोलेंगे कि हम एक इत्तेहाद होंगे, कहाँ इत्तेहाद हो सकते हैं तुम?
इत्तेहाद तो होने की तारीख ही नहीं है हमारे पास। दूसरी बात है, अगर तुम इत्तेहाद हो, यही होला पोलराइजेशन ना, तुम इत्तेहाद की बात करें तो वो भी इत्तेहाद की बात करें तो आप यू विल बी नोवेयर। जी, पोलराइजेशन यही हो रहा है ना, 80-20 का भी एक नया फार्मूला निकला है ना। जी, जी, तुम पोलराइज हो, 21 हो, हम 81 होते हैं, यही मेजॉरिटेरियन रेजिम होते हैं ना। यहाँ दूसरा आपको इजी रूट नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमान। हमारे आपस के झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए, मसलकों के झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए, हमारे दीनी रिलीजियस लीडर्स को मिलकर एक जो इश्यूज़ हैं उसको हम ज़्यादा पोलराइज नहीं होने देना चाहिए, और यहाँ हर मज़हब को हम एहतराम करना पड़ेगा। और जो कमज़ोरियाँ हमारे हैं उसके ऊपर भी तवज्जो, हमारे कमज़ोरियों को पहले, वो जो हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट, जी, आप हमको सोचना है क्यों हम बदनाम हो रहे हैं, क्यों मुसीबत में कर रहे हैं। ये हमारे इकनॉमिक में हमें पीछे, तालीम में पीछे, पावर में पीछे, हर एक में पीछे हैं। तो क्या क्या इंसान हम अलग पैदा हुए हैं, वो अलग पैदा हुए? जी, अल्लाह ताला सब इंसानों को उतनी अक्ल दिया सबके, आप क्यों इतने नहीं हो रहे हैं? तो ये सवाल हम अपने आप से करना चाहिए, कौम के रहबर कौम से ही करना चाहिए। आप जाके बीजेपी को नहीं पूछ सकते, कांग्रेस को पूछ नहीं सकते, किसी को नहीं पूछ सकते। आप देखिए, ये समाज में आपको कोई ताकतवर नहीं बना सकता जब तक तुम अपने आप को ताकतवर होना चाहते। तो ये जज्बा कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। अब दो चीज़ से कौम आगे बढ़ सकते हैं बारी साहब जी। एक, जैसा तालीम बढ़ती है तो आपका इक़्तिसादी माशी खुद ब खुद आप वही मोबाइल जाता है। तालीम इंसान की फ़िक्र को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर देती है। हमने 70 साल में तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिया। आज हर 12 मीटर में हम पीछे हैं। अगर दूसरे कौम के 2500 को 25 ग्रेजुएट हैं, हमारे पास 5 है। आप कैसा तरक्की करेंगे जी? आपके पास प्रोफेशनल तालीम है। आप हमारे देखिए, हमारे पास अगर मुल्क में 10 लाख एडवोकेट्स हैं तो हम 50,000 एडवोकेट रख ले कि हम क्या हमारे केस को आर्ग्यू करेंगे। इसी तरह इंजीनियर रोज़ा। तो ये नंबर को हमको बढ़ाना है जी, ताकि ये नंबर बढ़ के हम समाज की खिदमत करें। अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं तो हम समाज, तो वो समाज आपकी इज्जत करते हैं। फर्ज की एक अच्छा डॉक्टर है जी, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा, वो आपके काबिलियत पे आपके पास ही रहता है, तो आपकी इज्जत करेगा। वो जानता हो ये मुसलमान आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। आज क्या है, हमको दूसरों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो अपनी ज़रूरत समाज में बढ़ाइए। ये छोड़िए ये पॉलिटिक्स, इससे मैं 25 साल मैं खुद पॉलिटिक्स में, 50 साल तक पॉलिटिक्स में खुद रहा हूँ, देखा हूँ इससे क्या हासिल कर सकते हैं। जैसा हम एजुकेशन से मैं जो समाज को कुछ छोटी से छोटी 0.11% भी अगर तब्दील लाया हूँ मैं पॉलिटिकल पावर से नहीं, मैं समाजी खिदमत से। तो एजुकेशन जो है हमको बढ़ाइए, इसके तरफ तवज्जो दिए। और हमारे में जो मसले की ये हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर्स ये समझते हैं कि वही राहबरी कर सकते हैं कौम की, वही उन्हीं के जहन से कौम की राहबरी हो सकती है, वही दीन को बचा सकते हैं। ये जो उनके दिमागों में आ गया है, एक कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बड़ी है कि आपकी दुनिया में रहनुमाई हमारे दीन ही के अकाबिर करेंगे, दूसरे उसके तरफ, और वो उनकी तवज्जो सिर्फ दीन की तरफ होती है। मगर दुनिया में हमको जीना है ना जी, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज होना चाहिए, हर चीज़ हमारी, हम दूसरों की हॉस्पिटल्स होना चाहिए, हमारे कॉलेजेस होना चाहिए। ये सब कौन करेगा? ज़रा मैं हमारे दीनी अकाबिर को उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये सब कौन करेगा? आप सिर्फ दीन की ही बात करते रहें दुनिया में रहकर। दीन बहुत अहम है, मगर हम दीन उसी वक्त पर महफूज है जब तक हम
दुनिया को सुधारने के, दुनिया में रहना है, हमारा स्टे यहाँ टेम्पररी है। जी जी। वो टेम्पररी स्टे में जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया को देने के लिए भेजा है। और इस्लाम क्या है? सारे इंसानियत की रहबरी करने, क्या हम रहबरी करने के बनाए हैं अपने आप को? ये तो मसला है सबसे बड़ा। जब तक खैर उम्मत का जो हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते जी, आप जो भी कर लो, जितनी भी फिक्र कर लो, जितने भी इदारे बना दो, जितने भी कोशिश करके ये करो, जब तक माइंड चेंज नहीं आता, आप सबके साथ मिलकर चलना। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए, और ये इंसानी ये है कि जहाँ अक्सरियत अक़लियत का मसला होता है तो अक़लियत के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, अक्सरियत के ऊपर ज़िम्मेदारी उतनी है। अक़लियत में कि ज़िम्मेदारी है हम सबके साथ मिलकर हमारी भी तहफ़्फ़ुज़ करें, दूसरों की तहफ़्फ़ुज़ करें और एक अच्छा माशरा बनाएं। अच्छा माशरा हमको ज़रूरत है, अक़लियतों को, अक्सरियत को अच्छा माशरा ज़रूरत नहीं, वो कैसा भी कर सकते। तो आज हमारे ऊपर, हमारे दीनी रहनुमाओं के ऊपर, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, अकागिर के ऊपर ये कह देने से कि माहौल ऐसा बदल गया है, हम क्या करें, कैसा करें, ये करें, उससे आपको माहौल बदला नहीं सकते, कोई बदलाव नहीं ला सकते। आपको मसावात का ये रास्ता लेना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए और आपको एक क्या बोलते हैं हम, अपने दूसरे हमवतनों से डायलॉग प्रोसेस शुरू करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनमें जो ना समझी है उसको हम, जैसा कि जाके आप तबलीग की जाके दीन को फैलाने की कितनी कोशिश करते हैं जी, आप उतनी कोशिश तो करते ही नहीं है, वो गलतफहमी जो है, उतनी कोशिश हमारे दूसरे भाइयों के साथ, मुल्क के हमारे हमवतनों के साथ हमें क्या कोशिश कर रहे हैं जी। यस, वो गलतफहमी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलतफहमी है, अब क़त्ल कर देने से गलतफहमी दूर हो जाएगी जी, दुश्मनी दूर हो जाएगी जी। आपका तसव्वुर क्या है? मैं अगर गया तो मुझे जन्नत मिल जाती है, अगर ये तो आपका तसव्वुर है, ये दीन आप बता रहे हैं दुनिया को, बड़ी तो भूल आपके कर साथ रहे कौन हैं, आएगा? वो बड़ी भूल कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं। हमको चाहिए कि एक डायलॉग प्रोसेस करें, उनकी गलतफहमी को, हर आदमी जब उसी वक्त तक उनके गलतफहमी को दूर करे, तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे ना जी 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 जी। तो ये चीज़ें बहुत, ये जिम्मेदारी आपको ना बीजेपी आके मदद करेगी, ना कांग्रेस आके मदद करेगी, ना कम्युनिस्ट आके मदद करेगी, आपको खुद अपने मदद करना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान ख़ान साहब साला से बात करने के लिए। ये थे मोहतरम के रहमान ख़ान साहब, जो साबिक़ वज़ीर भी हैं और डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं राज्यसभा के। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन या ख़ुद एहतसाबी का करना चाहिए, अलावा अजी जो गलत फहमियाँ फैली हुई है बिरादरान वतन में, उनके साथ मुकालमा या डायलॉग करना चाहिए। यही एक सूरत है जो मुल्क में माहौल को बेहतर कर सकती है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।